हेलो एंड वेलकम टू कोड विद शेरी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सी शार्प ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस की। अगर आपने पिछली वीडियो में वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स सीख लिए हैं तो अगला स्टेप है इन वैल्यूज़ को यूज़ करना ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन की मदद से। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। नाउ व्हाट इज़ एन एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन बेसिकली होता है ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन जो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल, यहाँ जो ये प्लस है, प्लस ये ऑपरेटर है जो दो नंबर्स को ऐड कर रहा है। ये दो नंबर्स हैं 1 और 2, ये दोनों इस प्लस से ऐड हो रहे हैं और इनका जो भी रिजल्ट आया वो इज़ इक्वल टू ने क्या किया, असाइन कर दिया इस वेरिएबल को। तो ये इक्वल हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। एक चीज़ समझिएगा, ये प्लस इसे कहते हैं ऑपरेटर और ये जो नंबर्स हैं ना 1 और 2 ये इस ऑपरेटर के ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स। जब भी कोई ऑपरेटर नज़र आता है आपको और उसके लेफ्ट और राइट पे आपको दो वैल्यूज़ रखी नज़र आएंगी तो वो हमेशा ऑपरेटर्स के ऑपरेंड्स कहलाएंगे। यानी इस केस में 1 और 2 ऑपरेंड्स हैं प्लस ऑपरेटर है जो इन दो ऑपरेंड्स पे कोई ना कोई रिजल्ट या एक्शन परफॉर्म कर रहा है और फिर वो ये इक्वल क्या कर रहा है, ये जो भी रिजल्ट आया उसको असाइन कर देगा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। एक चीज़ और समझिएगा कि ऑपरेंड्स जो है ना बेसिकली वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। लेट्स से अब ये वेरिएबल्स हैं ए और बी, अगेन प्लस हमारा ऑपरेटर है। अब इस प्लस ऑपरेटर के ऑपरेंड्स हो गए ए एंड बी। अगेन दोनों ने जो भी रिजल्ट परफॉर्म किया होगा वो आंसर यहाँ स्टोर होगा, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर उसको असाइन कर देगा लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल पे। तो आई होप आपको ये ऑपरेंड्स वेरिएबल्स का आइडिया हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसा कि आपने समझ लिया असाइनमेंट ऑपरेटर ये इक्वल टू होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली इक्वल टू ऑपरेटर है। ये सिंबल जो ये इक्वल टू है इसी को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये सबसे बेसिक ऑपरेटर है जो राइट साइड की वैल्यू को, राइट साइड की जो भी वैल्यूज़ हैं इसके, ये राइट साइड की वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर कर देता है। आप इसमें बेसिकली असाइनमेंट चेंज भी कर सकते हैं। यूजुअली कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा आपको। लेट सपोज आप ये कर सकते हैं कि ऊपर रिजल्ट है, मैं इसकी वैल्यू ओवर राइट कर देता हूँ ए से, पर ए की वैल्यू भी ओवर राइट कर देता हूँ मैं बी से, और बी की वैल्यू भी ओवर राइट कर देता हूँ मैं सम से। आप ये भी कर सकते हैं। यानी अब सम में जो वैल्यू आई, लेट सपोज यहाँ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ 10 एंड 20 विच इज़ 30, अब ये 30 स्टोर हो गया सम में। सम की वैल्यू 30 है। अब सम पहले असाइन होगा बी में, फिर बी में सम की वैल्यू आ गई, अब बी में सम की जो भी वैल्यू थी वो असाइन हो जाएगा ए में और फिर रिजल्ट में। तो इट मीन्स अब इन सारे वेरिएबल्स पे एक सेम ही वैल्यू हो जाएगी विच इज़ 30। इसको कंसोल पे प्रिंट कर लें, आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा। यहाँ रिजल्ट प्रिंट कर लेते हैं इसको भी। सम में भी 30 था, सम की वैल्यू मैंने बी में असाइन करी, बी की वैल्यू जो अब बी में आ गई सम की वैल्यू, अब वही सेम वैल्यू ए पे भी असाइन कर दी, वही सेम वैल्यू रिजल्ट पे भी असाइन कर दी। वरना इनिशियली अगर आप देखें तो रिजल्ट की वैल्यू जो प्रिंट हुई है फर्स्ट टाइम 3 हुई है। चेक कीजिए, ये फर्स्ट टाइम 3 प्रिंट हुआ है। लेकिन अब जब दोबारा प्रिंट किया गया तो उसमें सम की वैल्यू आ गई जो सम में भी प्रिंट करी। देखिए दूसरा कंसोल इस सम के लिए है और तीसरा ये वो है जो वो वैल्यूज़ ट्रैवल करते हुए सम तक आई है। तो आप इस तरीके से चेंज करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है रियल लाइफ में। सो एक जस्ट आइडिया दिखाना था कि ये भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। सी शार्प में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। जैसे ये मैंने इंटीजर टाइप पे दो वेरिएबल्स बना दिया, आप ऐसे भी वेरिएबल्स बना सकते हैं। यानी आपने एक दफ़ा डेटा टाइप लिखी और फिर आप कॉमा कर करके जितने भी वेरिएबल्स बनाते जाएंगे वो सब इंटीजर टाइप के ही बनते जाएंगे। इस तरीके से भी वैल्यूज़ बनती हैं या वेरिएबल्स बनते हैं। अभी हमारे पास सारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं बेसिकली। प्लस ये क्या करेगा,
ये अपने ये ऑपरेटर इन दोनों ऑपरेंड्स को प्लस कर देगा और कंसोल में प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। फिर एक और अर्थमेटिक ऑपरेटर है माइनस, ये बड़ी इनको आपस में जो भी इनका रिजल्ट आता है लेट से ए माइनस बी, तो 10 - 3 का जो भी आंसर आएगा वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे ही डिवीजन है कि इनका डिवीजन जो भी आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। आप इनके रिजल्ट को ट्राई कर सकते हैं रन करके, बेसिकली इस तरह है। लेकिन एक और ऑपरेटर है जो मैं आपको चाहता हूँ कि आप ज़रा सा उसके बारे में समझें, वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। ऑपरेटर है बेसिकली परसेंटेज का, लेकिन ये इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए काम नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं है कि ए और बी की परसेंटेज क्या है ये आपको वो बता देगा, नहीं। ऑपरेटर तो परसेंटेज का है, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट में ना हम इस ऑपरेटर को कहते हैं मॉड्यूलो। ये ऑपरेटर बेसिकली ये करता है, इसका काम ये है कि रिमाइंडर निकालता है। जब एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड करता है ना, तो उससे जो उसका रिमाइंडर बचता है वो बताता है। देखें, ए डिवाइडेड बाय बी, ये है डिवीजन। अब डिवाइड होने के बाद जो रिजल्ट आया है वो देगा, लेकिन ये रिमाइंडर नहीं बताएगा आपको। मॉड्यूलो का काम है, ये आपको रिमाइंडर बताता है, ये आपको डिवीजन का रिजल्ट नहीं बताता। ये आपको बताता है कि बाद में रिमाइंडर कितना बचा, क्या निकल रहा है रिमाइंडर, ये बेसिकली वो बताता है। ये डिवीजन का रिजल्ट नहीं है, ये डिवीजन का रिजल्ट है। इससे रिमाइंडर नहीं निकलता, ये रिमाइंडर निकालता है। ये कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। बाकी आप एक चीज़ और ये भी कर सकते हैं कि आप एक वेरिएबल बनाएं, इंट सी इक्वल्स, लेट सपोज ए की वैल्यू आपके पास +10 है, मैं इसको -10 कर देता हूँ, यानी मैं -a, तो ये भी हो गया। अब सी में जो वैल्यू आएगी दरअसल वो होगी नेगेटिव में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया है। ब्रेक पॉइंट ये होते हैं कि मैं किसी भी पॉइंट पे ना इस तरीके के डिबगर लगा सकता हूँ। तो बेसिकली प्रोग्राम मेरा इस टॉप स्टेट पे रहेगा, और वहाँ तक ना कुछ कोड हम डिबग भी कर सकते हैं। डिबग से मतलब ये है कि मेरा जब मैं सी पे होवर करूँगा ना, आपको नज़र आएगा कि सी पे रिजल्ट क्या आ रहा है, -10। मैंने ए की वैल्यू +10 दी थी ऊपर, आप देखिए ए मैंने +10 दिया था, लेकिन मैंने उसको नेगेटिव के साथ यूज़ किया, माइनस के साथ, तो अब सी में -10 आ गया है। तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये डिबगर हम इन फ्यूचर समझेंगे बहुत डिटेल में, कि अभी तो सिर्फ नॉर्मल मैंने यूँ लगा दिया ना, इसके बड़े सेटिंग्स और वगैरह ये सब हम फ्यूचर में समझेंगे कि ये होती क्या है। कंसोल पे आप देख सकते हैं आपके पास रिजल्ट आ गए होंगे, a+b 13, a-b 7, ए मल्टीप्लाई बाय यानी 10 इंटू द 3 30, ए 10 डिवाइडेड बाय 3 किया तो बचा 3, लेकिन 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 3, और उससे जो भी आंसर आया वो देखिए, आप इसका आंसर बता रहा है रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक है, ये रिमाइंडर नहीं बताता, ये रिजल्ट बताता है। डिवीजन से रिजल्ट निकलता है, मॉड्यूलो से रिमाइंडर निकलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी या अहमियत सबसे ज़्यादा है। जब मल्टीपल ऑपरेटर्स एक ही एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहे हों, तब ये प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट हमारे काफ़ी काम आ सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने स्कूल में बॉडमास रूल सीखे थे, ये बिल्कुल वही है। यहाँ भी बॉडमास रूल ही है हमारे पास। जैसे बॉडमास रूल, बी ब्रैकेट है, ओ ऑर्डर्स होते हैं बेसिकली पावर्स और स्क्वायर रूट के हैं, उसके बाद डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है, और फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन है, बॉडमास। हमारे सी शार्प के ऑपरेटर्स भी बेसिकली इसी ऑर्डर पे चलते हैं। यानी जब हम एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स लिखते हैं तो कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होना चाहिए, ये बताता है। एक एग्जांपल देखें इसको। लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर एक्स। अब मैं देता हूँ 10 + 20 इंटू 30, और इंटू 10 और इंटू 30, जो आपको ठीक लगे। अब क्या लगता है इनमें सबसे पहले कौन सा टास्क परफॉर्म होगा? क्या 10 और 20 पहले लिखें तो क्या ये पहले चलेंगे, या 20 इंटू 30 ये बाद में लिखा है पर क्या ये चलेगा? देखें, अब क्योंकि मैंने एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स डाल दिए, यानी इस ऑपरेटर के ऑपरेंट होगा 20 10, पर इस ऑपरेटर के ऑपरेंट्स हो गए 30 एंड 20। नाउ बॉडमास रूल में देखिए सबसे पहले पोजीशन आती है ब्रैकेट की। यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट तो नहीं चलेगा, कोई स्क्वायर रूट भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन देखें, मल्टीप्लिकेशन एडिशन से पहले है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी एडिशन की प्रायोरिटी से ज़्यादा है, तो इट मीन्स सबसे पहले मेरा ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 20 इंटू 30, जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर 10 से ऐड होगा और फिर एक्स में स्टोर हो जाएगा, इज़ इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। इसको रन कर लें और देख लीजिए। ठीक है, एग्जैक्टली वही हुआ
जो हमारे विजुअल स्टूडियो ने हमें बताया 610। तो बॉड मास रूल की अगर आप एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स देंगे तो वहाँ पर बॉड मास रूल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो जस्ट सिर्फ ऑपरेटर्स लिखे, ऑटोमेटिकली बॉड मास रूल अप्लाई हो गया C# में। पहले ये परफॉर्म हुआ, इससे जो भी रिजल्ट आया फिर वो 10 से ऐड हो गया, तो ये बन गया 610। 20 इंटू 30 600 प्लस 10 तो 610। अगर आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि पहले एडिशन हो और फिर मल्टीप्लिकेशन हो, सही है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बस आपको बॉड मास का ये रूल काफ़ी क्लियर होना चाहिए। देखें, मल्टीप्लिकेशन से भी ना ज़्यादा प्रायोरिटी, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट्स की है। ब्रैकेट्स कह लें आप या पेरेंथेसिस कह लें, इनका मतलब ये ब्रैकेट्स, यानी ये ब्रैकेट्स। तो अगर मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा एडिशन परफॉर्म हो और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो, देखें इस एक्सप्रेशन में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ तो मुझे ब्रैकेट्स का सहारा लेना पड़ेगा। क्या करूँगा, अब मैं 10 और 20 को ब्रैकेट में डाल दूंगा, तो अब यहाँ ब्रैकेट भी है, एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो इट मीन्स अब मल्टीप्लिकेशन पहले नहीं होगा, अब ये ब्रैकेट सॉल्व होगा सबसे पहले 30, एंड देन 30 इंटू 30 जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ आ जाएगा। मैं हटा लेता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट परफॉर्म होता है। लास्ट टाइम 610 आ रहा था, अब देखते हैं क्या आता है, 900। पेरेंथेसिस ने ना, यानी ब्रैकेट्स ने प्रेसिडेंस को ओवरराइड कर दिया, या ओवरराइड इस सेंस में कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, क्योंकि बॉड मास कहता है पहले ब्रैकेट चलेगा, उसके बाद अगर कोई स्क्वायर रूट है या कहीं कोई पावर निकल रही तो वो परफॉर्म होगा, फिर डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी है, फिर एडिशन की, और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है सब्ट्रैक्शन की। यानी अगर एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है जिसमें आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव वाला काम, यानी माइनस करने वाला काम, किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू से माइनस करने का काम सबसे लास्ट में किया जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे। तो ये बॉड मास रूल आपके थोड़े क्लियर होने चाहिए। इसलिए पहले एडिशन हुआ यहाँ पर और फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ, अकॉर्डिंग टू बॉड मास सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ब्रैकेट्स की है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये मोस्टली कंडीशंस में यूज़ होते हैं, यानी जब भी कोई कंडीशन बनानी होती है ना, ये वहाँ यूज़ होते हैं। और याद रखिएगा, इनका यूज़ करने से आपके पास जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा बूलियन रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, नाउ अब मेरे पास कितने ऑपरेटर्स होते हैं ये भी देख लीजिए आप। लॉजिकल ऑपरेटर्स मेरे पास मोस्टली होते हैं 3 तरह के, एंड इसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर, ये कहलाता है हमारा और ऑपरेटर, और ये होता है हमारा नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं सबसे पहला रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई करता हूँ एंड के साथ। एंड ऑपरेटर, ये ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे। यानी अगर ये दोनों ऑपरेंड्स हैं ना इसके, अगर इन दोनों में ट्रू वैल्यूज़ आई है तो ही आपके पास इससे जो रिज़ल्ट आएगा, इससे कंप्लीट रिज़ल्ट वो आएगा आपके पास ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होता है तो आपका कंप्लीट रिज़ल्ट फॉल्स हो जाएगा। एंड बेसिकली ये कहता है कि दोनों कंडीशन हर हालत में पास करो। फिर है हमारे पास और ऑपरेटर। और ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों में से कोई, अगर दोनों ऑपरेंड में से किसी एक ऑपरेंड की वैल्यू भी ट्रू हो गई ना, तो और उसको ट्रू कर देगा, यानी और ओवरऑल रिजल्ट ही ट्रू कर देगा। नॉट ऑपरेटर ये कहता है कि वैल्यू जो भी आई है ना, आपके पास जो भी बूलियन रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को उल्टा कर दो। अगर ट्रू आया है तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स आया है तो ट्रू कर देंगे। रन करें और देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इज अडल्ट ट्रू है, ठीक है, लेकिन हैज़ ट्रिगर तो फॉल्स है ना। एंड ऑपरेटर कह रहा है दोनों में से अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ तो ओवरऑल ही आपके पास फाइनल रिजल्ट ही फॉल्स आ जाएगा। और ऑपरेटर कहता है कि दोनों ऑपरेंड में से कोई भी एक ट्रू हुआ तो ओवरऑल रिजल्ट आपके पास ट्रू आ जाएगा। मेरे इस अडल्ट में ट्रू था, लेकिन मैंने क्योंकि उससे पहले नॉट किया तो मैंने अपने ट्रू रिजल्ट का अपोजिट रिजल्ट कर दिया यहाँ पर फॉल्स। समझिए अब ज़रा इसको। और देखिए, मैंने 2 बार ट्रू किया, तो अब इन दोनों से जो रिज़ल्ट मिलेगा ना मुझे, वो फाइनली ट्रू मिलेगा। यहाँ भी फॉल्स मिलेगा क्योंकि एक ट्रू है पर एक फॉल्स है। और एंड कहता है कि हर हालत में लेफ़्ट और राइट दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होने चाहिए, या उनकी वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए। यहाँ भी ट्रू मिलेगा, पर यहाँ मुझे फॉल्स मिलेगा, सॉरी, क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है। और देखते हैं यहाँ मुझे क्या मिलता है। गैस कीजिए आप, मैं रन करता हूँ, पता चल जाएगा। फॉल्स मिलेगा।
क्यों? क्योंकि हर हालत में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों ही ऑपरेटर फॉल्स हैं, तो एंड उसका ओवरऑल रिजल्ट ही फॉल्स आपको प्रिंट करेगा। देखिए नाउ सिमिलरली आप यही टास्क और के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक वैल्यू ट्रू आ गई और ये कहता है कि दोनों वैल्यूज़ में से, दोनों ऑपरेंड में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ओवरऑल रिजल्ट आपका ट्रू हो जाएगा। यहाँ भी ट्रू आएगा, यहाँ भी ट्रू आएगा, क्योंकि एक वैल्यू ट्रू हो गई है। यहाँ भी ट्रू होगा, तो सिर्फ और के केस में लास्ट ही केस है जो फॉल्स होगा। चेक कीजिए, और में आप देख सकते हैं पहला भी ट्रू, दूसरा भी ट्रू, तीसरा भी ट्रू, लास्ट फॉल्स, क्योंकि यहाँ दोनों फॉल्स हैं। कोई एक भी अगर ट्रू मिलता लास्ट कंडीशन में या लास्ट उसमें स्टेटमेंट में, तो ओवरऑल आपका रिजल्ट ही ट्रू हो जाता। और कहता है कि कम से कम एक ऑपरेंड ट्रू होना चाहिए। और नॉट तो देखिए बेसिकली बहुत ईजी है, आप समझिए। मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। अब मैं तो कंसोल पर ट्रू या फॉल्स प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन मैं इनकी वैल्यूज़ को उल्टा कर दूंगा, यानी मैं ट्रू से पहले भी नॉट कर दूंगा, फॉल्स से पहले भी नॉट कर दूंगा। तो ट्रू का अपोजिट फॉल्स होता है एंड फॉल्स का अपोजिट ट्रू होता है। देख लेते हैं, ठीक है। ये नॉट में आप देखें, मैंने पहले ट्रू प्रिंट किया था लेकिन उस पर मैंने नॉट सिंबल किया था, तो वो मेरा फॉल्स हो गया। उसके बाद मैंने फॉल्स प्रिंट किया था लेकिन नॉट के साथ, तो वो ट्रू हो गया। तो इट मीन्स नॉट ऑपरेटर आपकी वैल्यूज़ को उनके अपोजिट वैल्यू पे ले आता है। अब एक एग्जांपल देखिए। अब मुझे आप बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या 5 मेरा 2 से बड़ा है या नहीं? देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी ऑपरेटर्स का यूज़ करके कोई ना कोई रिजल्ट परफॉर्म होगा ना, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये मेरे पास एक कंपैरिजन ऑपरेटर है कि मैं एक चीज़ कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या 5 एक कंडीशन बना सोच रहा हूँ मैं कि क्या मेरा 5 ग्रेटर देन 2 है या नहीं, यानी क्या 5 2 से बड़ा है या नहीं। तो इसका आंसर आइदर ट्रू या फॉल्स ही होगा। बड़ा है तो ट्रू है, नहीं है तो छोटा है, नहीं है तो फॉल्स है। तो मैं इनके ऊपर को कमेंट कर देता हूँ और मैं इसको रन कर लेता हूँ। ट्रू, क्योंकि मेरा 5 2 से बड़ा नंबर है, इसलिए आंसर आ गया ट्रू। क्योंकि मैंने एक कंपैरिजन किया, यानी यहाँ मैंने 5 और 2 प्रिंट नहीं कराया, मैंने एक कंपैरिजन, एक रिजल्ट, एक बूलियन रिजल्ट, यानी इन इस वाले ऑपरेटर से जो आपके पास रिजल्ट आता है वो एक बूलियन रिजल्ट आता है। इसको थोड़ा सा और टफ करते हैं, यानी अब मैं पहले यहाँ पर एक ब्रैकेट कर रहा हूँ, बॉड मास भी अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ के, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगे। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा और ये ब्रैकेट सॉल्व होंगे। ये दो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होंगे, इनसे जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होगा फिर वो रिजल्ट बन जाएगा, यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा और यहाँ से भी जो रिजल्ट आएगा वो इस एंड के ऑपरेंड्स बन जाएंगे। तो देखें क्या 5 इज़ ग्रेटर देन 2 है, तो बिल्कुल है, तो इट मीन्स यहाँ ट्रू रिजल्ट आएगा। 10 भी 3 से बड़ा होता है, यहाँ भी ट्रू आएगा, और ट्रू एंड ट्रू आपस में फिर इस ऑपरेटर में यूज़ होंगे, हमारे एंड के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स में यूज़ होंगे। तो क्या ट्रू और ट्रू, और एंड कहता है कि लेफ्ट ऑपरेंट और राइट ऑपरेंट दोनों ने हर हालत में ट्रू होना है, तो ही आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। देखिए ट्रू हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि 5 जो है 2 से छोटा है। वेल लॉजिकली ऐसा होता नहीं है, 5 बड़ा है, लेकिन मैं इस वक्त ये कंपैरिजन करा रहा हूँ, तो इट मीन्स यहाँ से रिजल्ट मेरे पास प्रोड्यूस होगा फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स और यहाँ ट्रू, तो फॉल्स एंड ट्रू, इसका आंसर अगेन मिलेगा मुझे फॉल्स, क्योंकि अगेन एंड ऑपरेटर ये कहता है कि लेफ्ट ऑपरेंट एंड राइट ऑपरेंट दोनों ने ट्रू होना है, तो ही आपको ओवरऑल आंसर ट्रू मिलेगा। ये फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप यही कंडीशन और के साथ भी लिख लें, लेकिन और कहता है कि कम से कम एक ऑपरेंट भी ट्रू हुआ ना, मैं ट्रू कर दूंगा, यानी ये यहाँ से जो मुझे रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो है ट्रू, तो और सिर्फ एक ट्रू जैसे ही इसको मिलेगा वो ओवरऑल रिजल्ट ही ट्रू कर देगा। देखिए ठीक है, सिमिलरली एक आप ये देख लीजिए कि ये बाय द वे ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है,
ये कंपैरिजन ऑपरेटर है इन ऑपरेटर्स की तरह। इसका मतलब है मैं 7 में 7 असाइन नहीं कर रहा, मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्या लेफ़्ट और राइट ऑपरेंड्स क्या बराबर हैं एक दूसरे के। तो 7 और 7 बराबर हैं एक दूसरे के। 5 और 7 बराबर नहीं एक दूसरे के, 5 एक अलग नंबर है, 2 एक अलग नंबर है, 3 एक अलग नंबर है, लेकिन 7 और 7 तो एक ही नंबर है ना। तो 7 7 एक दूसरे के बराबर हैं। अभी देखिए यहाँ पर आंसर क्योंकि बराबर है तो आंसर आपको 2 मिलेगा। सही है। मैं इस रिजल्ट को उल्टा कर सकता हूँ। मैं अगेन क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बॉड मास अप्लाई करूँगा, ब्रैकेट, ट्रू मिलेगा, मैं इससे पहले नॉट सिंबल यूज़ कर लूँगा। आंसर तो ट्रू आएगा लेकिन नॉट उस आंसर को आप उसके अपोजिट आंसर पे कर देगा, तो विच मीन्स क्या मुझे फॉल्स मिलेगा। देखिए ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन की मदद से चलता है। किस तरह समझिएगा कि सी शार्प में हमारे पास एक होती है कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, इफ़ एल्स, जो आप अपकमिंग वीडियोस में सीखेंगे। लेकिन इन इफ़ एल्स कंडीशन का एक शॉर्ट हैंड वर्जन भी है हमारे पास, जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर्स कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर एक शॉर्ट फॉर्म है इफ़ एल्स की। इसका नाम टर्नरी इसलिए है क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कंडीशन होता है, एक कंडीशन होती है, फिर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या रिजल्ट चलना है, फिर तीसरा पार्ट होता है अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर क्या चलना है। पहला पार्ट कंडीशन, दूसरा पार्ट है कंडीशन ट्रू होने पर कौन सा रिजल्ट आना है, तीसरा पार्ट है कि कंडीशन जब फॉल्स अगर फॉल्स हुई है तो उस फॉल्स होने पर क्या रिजल्ट आना है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल चेक कीजिए। अब ये जो भी पर्सन होगा उसकी एज, मैं यहाँ तो 20 लिखे ना, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या इस पर्सन की एज 18 से बड़ी है। तो मैं यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ, एज क्या बड़ी है 18 से। अब अगर तो ये ट्रू आया तो मुझे इसके ट्रू पे प्रिंट कराना है, यानी इस वेरिएबल में स्टोर कराना है अडल्ट। लेकिन अगर ये 18 से छोटा है तो इट मीन्स मैंने इस पर प्रिंट कराना है माइनर, चाइल्ड कह लें, टीनेजर कह लें, या बेसिकली माइनर कह लें आप। तो कंडीशन के लिए सबसे पहले आपको करना है, आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस क्वेश्चन मार्क से पहले आपने अपनी कंडीशन लिखनी है। अगर ये कंडीशन ट्रू रिजल्ट देती है तो अब यहाँ जो क्वेश्चन मार्क के बाद आप लिखेंगे वो प्रिंट होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आपने कॉलन के बाद जो देंगे वो प्रिंट होगा, यानी वो वैल्यू क्वेश्चन कंडीशन के ट्रू होने पर क्वेश्चन मार्क के बाद की वैल्यू आएगी और आपके वेरिएबल पर साइन हो जाएगी। फॉल्स होने पर इस कॉलन के बाद की वैल्यू इस वेरिएबल पर साइन हो जाएगी। तो बंदा या जो भी ये पर्सन है अगर 18 से बड़ा है तो ये हैं अडल्ट, अगर ये 18 से छोटे हैं तो ये हैं माइनर। कंसोल पर प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसका अपोजिट कर देता हूँ, यानी मैं कहता हूँ कि अब ये 15 साल की इनकी एज है, तो अब ये माइनर हो जाएंगे क्योंकि अब ये कंडीशन फॉल्स होगी और इस फॉल्स होने पर क्वेश्चन मार्क के बाद की वैल्यू नहीं चलेगी, कॉलन के बाद की वैल्यू आएगी। अब मोस्टली ना ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स, लेकिन कभी कभी ना एक ही लाइन में मल्टीपल कंडीशन भी हम चेक कर सकते हैं। इसकी अगेन एग्जांपल देखिए। अब अगर तो मेरा मार्क्स 90 से अबव है तो इन पर्सन को या इन स्टूडेंट को ग्रेड मिल जाए A+। तो आप देखिए, मैं पहले यहाँ ये स्टार्ट करता हूँ, इज़ ग्रेटर देन, अच्छा 90, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 90 से बड़ा हो या 90 के इवन बराबर भी हो ना, तो भी इनको ग्रेड मिल जाए A+। तो उसके लिए ना, यानी ये इक्वल टू सिर्फ ये चेक कर रहा है कि ये वैल्यू, इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो बड़ी होनी चाहिए राइट वाली ऑपरेंड से। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्क्स में जो भी वैल्यू आई है अगर वो राइट ऑपरेंड के बराबर भी हो जाए ना तो भी यही रिजल्ट हो A+। तो उसके लिए अब आपको ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का भी सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ों का कंपैरिजन होगा। अगर ये मार्क्स में जो वैल्यू आई है इस ऑपरेंड में और ये ऑपरेंड बराबर होते हैं तो भी यही चलेगा, और अगर मार्क्स बड़ा हो जाए इस राइट हैंड ऑपरेटर से तो भी वही रिजल्ट आ जाए। तो अब मेरी कंडीशन है अगर ऐसा हो तो अब लगेगा क्वेश्चन मार्क और ग्रेड आ जाए A+। स्ट्रिंग में मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा वेरिएबल स्ट्रिंग में स्टोर करेगा। देखें मैं ना इस वेरिएबल में अब एक कंडीशन की बेस पे वैल्यूज स्टोर करा रहा हूँ, तो कंडीशन तो मैं ऐसे ही दूंगा, लेकिन जो वैल्यू मुझे इस वेरिएबल में स्टोर करानी है उनको तो मैंने एज इट इज़ स्ट्रिंग में ही लिखना है, क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल में ही स्ट्रिंग की टाइप आती है। ठीक है,
लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास आता है एल्स पार्ट। लेकिन एल्स पार्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए मार्क्स अगर 80 से बड़े हों तो ए ग्रेड होता है, 70 से बड़े हों तो लेट सपोज बी ग्रेड होता है, उससे कम जो भी होंगे तो मैं उनको एज फेल ट्रीट करूँगा। तो इट मीन्स मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। अभी सिर्फ ये कंडीशन नहीं है कि 90 से बड़ा हो तो ए और 90 से छोटा हो, वो एक कंडीशन तक 90 से छोटा है, यानी एक लिमिट तक है। 80 तक छोटा है तो कुछ और रिजल्ट मिलेगा। स्टूडेंट ने अगर 70 या उससे बड़े नंबर लिए पर 80 से कम नंबर लिए तो बी मिलेगा। इस तरह से है ये, आप समझ रहे हैं। तो एल्स के बाद मैं अब दोबारा क्वेश्चन मार्क स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अब मैं एक और कंडीशन लिखूँगा और वो भी पहले ही लिखेंगे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब है क्या रिजल्ट, ओके एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया है। अब क्या रिजल्ट 80 से बड़ा है या 80 के बराबर है, तो अब क्या रिजल्ट आना चाहिए, अब आ जाएगा भाई कि ये ए ग्रेड है। सिमिलरली एक और ये, और इसी को कॉपी कर लेना। 70 और इससे बड़ा हो पर बी से छोटा तो ये बी ग्रेड है। अब इसके बाद मेरी कंडीशन ये कि अब 70 से जितने भी छोटे मार्क्स के स्टूडेंट होंगे ना वो सब हो जाएं फेल। रियलिटी में होता नहीं है, लेकिन जैसे अभी ज़्यादा लंबी हो जाएगी कंडीशन, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ फेल। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला रिजल्ट ये इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो अब ये एल्स पार्ट चलेगा और ये स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में। कंसोल में प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आया। ए ग्रेड आया, क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हुई है। 85 मार्क्स इज़ नॉट ग्रेटर और इक्वल टू 90 से लेस हैं, तो अब ये फॉल्स हुई। एल्स पे आया, एल्स पे एक और कंडीशन लगी हुई, आप देख सकते हैं। तो अब जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, क्योंकि 85 बड़ा है, बराबर तो नहीं है 80 के, लेकिन 80 से बड़ा तो है, तो इस केस में आ गया ए। लेकिन मैं इसको कर देता हूँ 60। तो अब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो इट मीन्स अब इसको फेल हो जाना चाहिए। कंडीशन फॉल्स होगी और आंसर फेल आएगा। सही है। एक और एग्जांपल देखिए टर्नरी की। मैंने आपको बताया था कि ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। मुझे मेरी अब रिक्वायरमेंट ये कि मुझे चेक करना है कि इस वेरिएबल में जो भी नंबर स्टोर होंगे वो इवन है या ऑड। देखें इवन नंबर्स बेसिकली वो होते हैं जो, बहुत आसानी से अगर मैं समझाऊँ तो ये वो नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। जितने भी नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं मोस्टली वो सारे इवन्स हैं, ठीक है। 11 नहीं आता, 10 आता है, तो इस केस में 11 एक ऑड नंबर है, वो इवन नंबर नहीं है। लेकिन मैं उसको प्रोग्रामेटिकली टेस्ट कैसे करूँगा, उसका तरीका ये है कि आपने अपना नंबर लिखना है और उसको डिवाइड कर देना है 2 से। लेकिन ये मॉड्यूल ऑपरेटर है, ये डिवाइड भी करता है, डिवाइड कर देगा, लेकिन ये डिवीजन रिजल्ट नहीं देगा, ये आपको रिटर्न करेगा रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए नंबर से डिवाइड होने के बाद, यानी नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद, अगर उसका रिमाइंडर जो भी रिमाइंडर बचा अगर वो 0 है तो इट मीन्स ये इवन नंबर है। लेकिन अगर उसका रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, भले वो पॉइंट में ही वैल्यूज़ क्यों ना आ जाए, अगर कुछ भी रिमाइंडर आ रहा है 0 के अलावा अदर देन 0 तो वो ऑड नंबर होगा। यानी कंडीशन ट्रू हुई तो इवन प्रिंट होगा, वो बताएगा कि इवन नंबर है। कंडीशन फॉल्स हुई तो ऑड प्रिंट होगा, क्योंकि इट मीन्स इस नंबर में जो भी पास किया वो ऑड नंबर है। तो अभी इस केस में 11 इवन नंबर नहीं है, तो ऑड मेरा आ जाएगा। टाइप में प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरा ऑड प्रिंट हो गया, क्योंकि 11 2 के टेबल में नहीं आता। मैं इसको 110 कर देता हूँ, ये 2 के टेबल में आते हैं। ये इवन नंबर है, ठीक है। कंडीशन चेक करने के बाद ये हैं वो वैल्यूज़ जिनको मैं मेरे टाइप वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। इसीलिए जो वेरिएबल की डाटा टाइप है स्ट्रिंग, तो जो वैल्यूज़ आप स्टोर कराएंगे या जो कंडीशन में डालेंगे आप, वो भी आपकी स्ट्रिंग में ही होनी चाहिए। मैं जो ये वेरिएबल बना रहा हूँ, मैं काम करता हूँ इस वेरिएबल बनाने से भी बच सकता हूँ। मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करता हूँ और इसी को डायरेक्ट कंसोल में भी डाल सकता हूँ, तब भी एक ही बात है। ये यूँ भी चल सकता है। तो टर्नरी ऑपरेटर को हम वन लाइन डिसीजन मेकर भी कहते हैं।
क्योंकि ये डिसीजन मेक करके कोई ना कोई काम कर सकते हैं कि अगर ये हो तो ये हो जाए, ये नहीं है तो ये हो जाए, अगर ये है तो यूँ हो जाए, वरना एल्स कि जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो ये एल्स चल जाए। सारी कंडीशन फॉल्स होने पर चलता है ये एल्स। अगर तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं है, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, ये कंडीशन है तो ट्रू कर दें और ट्रू हो गया तो इवन, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो भाई अब एल्स चलेगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा सी शार्प ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन के बारे में, फ्रॉम असाइनमेंट टू अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर जैसे आप कह लें, प्रेसिडेंस भी देखी थोड़ी सी हमने और टर्नरी ऑपरेटर भी देखा। तो अगली वीडियो में हमें एक और टॉपिक के साथ मिलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक में। तो पीस।